The tea break is over. The second session will take place, and I'm very much sure, confident that in the first session you have really developed your interest to listen in the second session also, because as we know that the resource person is renowned personality and the eminent scholar in the discipline. So if we have the opportunity to serve not only one day, a number of days, that will be insufficient for that one. So with the hope that in the second session you will also be benefited a lot. In these words, I once again welcome you, sir, to the second session of the today's lecture. Thank you very much, sir. Now I will request you to continue with the interaction with our students. Thank you, sir. Okay, thank you. So after tea break, I will be continue in SPSS. So should I was discussing about the data. There are two windows. One is of data editor, one is of variable view. So just I told you that in the variable view there was this idea name, type, weight, decimal like this. पहला काम हमें ये करना है कि हमारे क्वेश्चनर के जितने वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को एसपीएसएस की लैंग्वेज में डिफाइन करना होता है, ना कि डेटा एंट्री करने का. देयरफॉर आई एम स्विचिंग ओवर दैट हाउ वी शैल डिफाइन. ये कोई नहीं जानता है, सब लोग एसपीएसएस में नाम डिफाइन कर देते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्लाइड विच आई वांट टू शेयर, दैट दिस इज द रूल्स व्हेन यू आर अप्लाइंग टू वेरिएबल नेम. जब आप अपने वेरिएबल का नेम वेरिएबल व्यू में एसपीएसएस के सॉफ्टवेयर पर डिफाइन करेंगे, आपका वेरिएबल जो भी रहा होगा, इट हार्डली मैटर्स. उस वेरिएबल का नाम क्या कंडीशंस होनी चाहिए? द नेम मस्ट बिगिन विद ए लेटर. अंग्रेजी के एक अक्षर से शुरू होना चाहिए. द रिमेनिंग कैरेक्टर कैन बी एनी लेटर, लेटर हो सकता है, एनी डिजिट और पीरियड और सिंबल लाइक दिस. वेरिएबल नेम्स कैन नॉट एंड विद ए पीरियड. छोड़ नहीं देंगे उसे पीरियड की तरह. एंडिंग वेरिएबल नेम्स विद एन अंडरस्कोर शुड बी अवॉइडेड. जैसे मेरा नाम राजीव है तो राजीव अंडरस्कोर या सेक्स अंडरस्कोर करके लोग डाल देते हैं. ये यदि आप डाल देंगे एनालिसिस आपकी गलत होगी. द लेंथ ऑफ द नेम कैन नॉट एक्सीड 64 बाइट्स. 64 कैरेक्टर, 64 कैरेक्टर बहुत बड़ा होता है, लेकिन अक्सर ये है कि 64 से आप अंदर की रखिए. ब्लैंक एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट देना है कि अक्सर हम लोग स्टार, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हाइफन, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. ये कभी भी नाम डिफाइन करते समय, नेम डिफाइन करते समय नहीं देंगे. दूसरा, रिजर्व कीवर्ड्स हैं एसपीएसएस के. ऑल, एएनडी, बीवाई, ईक्यू, ये नाम कभी भी प्री डिफाइंड है, ये नाम नहीं देंगे. अभी आपको मैं बता रहा हूं, जस्ट लास्ट वीक की बात है, हमारी एक रिसर्च से पीडीएफ है, डॉक्टर मेघना, व्हाट शी वाज डूइंग, उसने एक वेरिएबल का नाम क्या दे दिया, मेल एंड फीमेल लाइक दिस, एएनडी कैपिटल लगा दिया. तो रिपोर्ट्स जब उसने हमको आउटकम्स दिखाए तो वो हमारे मतलब एक्सप्लोर कर रहा था, एक्सप्लोजन हो रहा था. हमने कहा अब इतनी वो एक्सपर्ट, सी डिड पीएचडी, और पीएचडी के बाद पीडीएफ कर रही है. तो मैंने उसको बुलाया, हमने कहा यू डिड सम मिस्टेक, क्योंकि हम लोग डेटा को टॉर्चर करते हैं और इतना मेरा एक्सपीरियंस है कि इतना आउटकम आ ही नहीं सकता. तो हमने कहा अच्छा, फिर एकदम से स्ट्राइक किया, वेरिएबल नेम दिखाओ जरा, वो वेरिएबल व्यू दिखाओ. जैसे ही मैंने उसका वेरिएबल एक पकड़ा
हमने कहा ये ए एंड डी कैपिटल कैसे लगा दिया तुमने। अब देखिए सी डिड, और 3 दिन से हम लोग परेशान रहे। तो सच टाइप ऑफ थिंग्स इज देयर कि जब आप इसको करें। अब जरा से हम आपको करके दिखा रहे हैं। जब हम ये देखिए नाम लिखा हुआ है, हमने यहां पे कर्सर ले गए, नेम पहला रेफरेंस अंडर स्कोर एनओ था, रेफ अंडर स्कोर एनओ इंटर। जैसे ही हमने पहला नाम डाला, रेफ एनओ कर दिया है, रेफ अंडर स्कोर न्यूब्रिक है, इसकी बाय डिफॉल्ट विड्थ 8 ले रहा है, डेसिमल लेवल नहीं है, वैल्यूज ये सारी चीजें अपने आप इसने दिखा दी। दूसरा वेरिएबल हमारा है एज, तो हमने डाल दिया एज इंटर, बाय डिफॉल्ट उसने ले लिया। तीसरा वेरिएबल है हमारा सेक्स, उस बाय डिफॉल्ट वेरिएबल का नाम डालता चला जाएगा। तो पहला आपको हमने बता दिया नेम को कैसे डिफाइन करना है, तो आपने इस तरीके से डिफाइन कर लिया कि ये कंडीशंस होती हैं। और जब आपने सारे वेरिएबल्स का डिफाइन कर देंगे तो आपके ऐसे 300 वेरिएबल्स हो सकते हैं, हमारे यहां पर इतने ही थे, तो हमने सबको ये इस तरीके से डिफाइन कर दिया, जो हमने अलग अलग शॉर्ट नोटेशन पे दे रखे। दूसरा कॉलम आप देखिए, ये आ रहा है वेरिएबल का टाइप। इसको जब हमने क्लिक किया तो यहां पर एक विंडो पॉपअप हो गई, है ना। ये नेम न्यूब्रिक है, कॉमा है, डॉट है, साइंटिफिक नोटेशन है, ये आपको बताना पड़ेगा। इसके अगला वाला देखिए, विड्थ और डेसिमल भी यहां पर दे रखा है। तो नेम कैरेक्टरिस्टिक है, आपने पहला नाम वेरिएबल का हमने दिया था रेफरेंस नंबर, है ना। आप देखिए जो हमारा क्वेश्चनर था उसमें हमने रेफरेंस नंबर ऊपर 3 ब्लॉक्स बनाए थे, यानी कि मैक्सिमम हम 1000 लोगों का सर्वे करेंगे, 999 मतलब। तो ये न्यूमरिक होगा और इसकी विड्थ होगी हमारी, यहां से हम डिफाइन करेंगे विड्थ, हम इसको 4 दे रहे हैं, डेसिमल होगा नहीं, 0 कर दिया, तो हमने इसको ओके कर दिया। तो ये देखिए विड्थ। तो यदि हमें किसी वेरिएबल का एज है, यहां पे क्लिक किया तो ये विंडो पॉपअप हो गई। इस विंडो पॉपअप से यदि हम बैंक का काम कर रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ होगी, करेंसी, यदि कस्टम कोई करेंसीज का काम कर रहे हैं तो करेंसीज होगी। यदि हम सेक्स वाले में जाएं तो आप ये देखिए, सेक्स में ये वेरिएबल हम स्ट्रिंग कर दे रहे हैं, मेल और फीमेल। तो न्यूमरिक ना करके जब हमने इसको किया तो देखिए यहां से डेसिमल गायब हो गया। न्यूमरिक था तो डेसिमल के 2 स्थान तक आ रहा था, और स्ट्रिंग कर दिया। यदि मेल फीमेल 2 ही कैटेगरी की है तो ये काम हमने इसको स्ट्रिंग वेरिएबल कर दिया। यदि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर आते हैं अपने, तो ये चीज हम यहां पर डिफाइन करने की आपको कोशिश कर रहे थे कि पहला काम हमें नेम डिफाइन करना है, उसके बाद उसका टाइप बताना है कि वेरिएबल का टाइप क्या है, ये चीज मैंने आपको करके दी। उसके बाद यहीं पे आप विड्थ और डेसिमल प्लेसेस को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है, जो हमारा क्वेश्चनर था, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। जैसे नेम डिफाइन करने के रूल्स बताए थे, वैसे ही विड्थ डिफाइन करने के हम आपको नियम बता रहे हैं। नंबर 1, विड्थ 1 हम डिफाइन करेंगे, डेसिमल 0 करेंगे इसी पॉपअप विंडो पर, फॉर वेरिएबल्स स्मोकर। स्मोकर क्वेश्चन क्या था, डू यू स्मोक, तो क्वेश्चन होगा यस या नो।
तो विड्थ कितनी होगी, एक ही नंबर तो होगा, डेसिमल 0 होगा नहीं, तो 0 कर दिया। 6 का मतलब था डू यू स्मोक सिगरेट, डू यू स्मोक पाइप, डू यू स्मोक सिगार। इन सब में क्वेश्चन या तो 1 होगा या 0 होगा, तो एक ही विड्थ तो रहेगी। दैट इज वाई गिव अप, हैव यू ट्राइड टू गिव अप, क्या आपने छोड़ने की सलाह दी, यस या नो, 1 0। टैक्स डेंजर लाइक एंड सिनेमास पे भी आप 1 ही विड्थ देंगे, या तो एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, स्ट्रांगली एग्री करेंगे या स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे। डेसिमल 2 देंगे फॉर एज। अब एज जनरली क्या होगी, दो वेरिएबल, दो डेटा, वो सॉरी, 2 नंबर वाली एज अधिक से अधिक 99 होगी। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चनर है स्मोकिंग से, तो 99 साल के ओल्ड मैन का लेना कोई मतलब नहीं है, तो हम इसकी विड्थ 2 देंगे, आप अपने डेटा के हिसाब से ले लेंगे। यार 120 साल के आदमी का तुम पूछने जाओगे, अरे तो तुम हाँ, तो तुम यदि स्मोकिंग वाला ये एग्जाम्पल बता रहे हैं तो तुम 4 ले लो यार। उसमें हम ये बता रहे हैं, मैंने ये, हमारा प्रजम्पशन ये है कि स्मोकिंग क्वेश्चनर पे 99 साल के ऊपर वाले का, ठीक है, वो तुम्हारे जहां गांव में 120 वर्ष का आदमी होगा जो स्मोक पीता होगा, लेकिन उसका लेना क्या जरूरी है? स्पेशल केस में ठीक है, आप उसको विड्थ, आप ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि आप अपने वेरिएबल की विड्थ कैसे डिफाइन करेंगे। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि वो 3 डिजिट तक जा रहा है, तो आपकी विड्थ क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हमारी विड्थ 2 है। हम यहां पर ये प्रिज्यूम करके जा रहे हैं कि 99 साल के ऊपर भी हमारा लेना, जो कि कहते हैं वो आउटलायर वाली, वही बकरी वाली बात आप कर रहे हो, लोगे, अच्छी बात है। फिर वेरिएबल नम सिगरेट्स, नम सिगरेट्स की विड्थ हमने 3 ली है, 100 से ज्यादा कोई पी सकता है, 120 सिगरेट भी पर डे पी सकता है, लाइक दिस, तो वो हमने 3 ले लिया। विड्थ 4 दे दिया, डेसिमल फॉर 0 वेरिएबल रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर पे देखिए आप, हमारा जो 3 बने हुए थे, तो 999 का मतलब करीब करीब 1000, मैक्सिमम सैंपल साइज जो हमारा 1000 का है, और स्टिंग वेरिएबल मेल फीमेल हमेशा 1 ही रहेगी। क्लियर हो गया? तो किस तरीके से नेम और विड्थ को हम लोग डिफाइन करते हैं। इसके बाद आता है, यहां पर एक चीज हम छोड़ रहे हैं अभी, लेबल। लेबल के बाद हम वैल्यूज पे आ जा रहे हैं। यहां पे लेबल को हमने छोड़ दिया है, वैल्यूज पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके का डायलॉग बॉक्स बनकर आ रहा है, ठीक है ना। वैल्यूज हम 1 फॉर देंगे, सॉरी 1 दिया, यहां पर हमने वैल्यूज दी है, इसको अटैक करके देखिए, वो ई लिखा हुआ है, तो एम ए, 1 फॉर मेल, 2 फॉर फीमेल। यदि हम स्ट्रिंग वेरिएबल लेके चल रहे हैं तो एम वैल्यू देंगे फॉर मेल, एफ वैल्यू देंगे फॉर फीमेल। इसके बाद आ रहा है, लेबल को हमने अभी छोड़ रखा है मिसिंग पे। जब
हम मिसिंग को, ये दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमने बताया था अमिताभ बच्चन वाला कि एक एग्जाम्पल, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, कैंडिडेट को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। जैसे अभी हम डेटा सेट पर आ रहे हैं, जरा आप 8th नंबर के रिस्पॉन्स को देखिए। जब हमने उसकी एज पूछी, उसने 38 बताई, सी इज फीमेल। उससे पूछा डू यू स्मोक, 1, स्मोक सिगरेट्स, उसने कहा यस 1, हाउ मेनी सिगरेट्स में उसने बताया 999। मैं ये नहीं मानता हूं, अब आप हो सकता हो मान लें कि 38 साल की कोई महिला यदि 1000 सिगरेट पर डे पी रही होगी तो वो जीवित रहेगी। आई डोंट थिंक सो। तो देयर फोर इट इज, या तो हमसे डेटा कलेक्ट करने में गलती हुई है 99, या कहीं पर अमिताभ बच्चन जैसा एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, या गोट वाले एग्जाम्पल पर, तो यहां पर हम मिसिंग वैल्यू जरूर इंटर करेंगे। फिर आते हैं स्पीसेस के उसमें विंडो पर, यहां पर देखिए नोड मिसिंग वैल्यू। ये मिसिंग वैल्यू एक्चुअली हमको कब मिलती है? पहले हमने अपना वेरिएबल व्यू का स्ट्रक्चर बना लिया, फिर जितने क्वेश्चनर हमने भरवाए हैं, एक एक रिस्पोंडेंट को हम उठाते चले जाएंगे, रेफरेंस नंबर 1 या आईडी नंबर 1, उसका फिर वो एंट्री करेंगे, फिर दूसरे का करेंगे। ऐसे ही करते करते क्या होगा, जब 8वें नंबर का केस आया तब देखा अरे 999 आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल व्यू में जाएंगे और एक वेरिएबल वैल्यू हमारी मिसिंग है, ऑब्जर्वेशन हमारा यहाँ पे आया, तो यहाँ पर हम 999 टाइप कर देंगे, तो एक वैल्यू हमारी मिसिंग हो जाएगी। फिर दोबारा एंट्री कर रहे हैं, उसके आगे फिर कोई आया 800 या 3000 आ गया, ऐसे कई प्रकार की मिसिंग वैल्यूज आ जाती हैं। तो 3 स्ट्रिंग वेरिएबल को तो हम यहां पर इंटर कर लेते हैं। ये कभी कभी ऐसा होता है जब आप लोग सर्वे करते हो, जनरली जो सोशल वर्क वाले स्टूडेंट्स होते हैं वही सर्वेयर बनाए जाते हैं, उनको हम लोग भेजते हैं, और ये सर्वेयर बड़े बदमाश होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ रिसर्च से। ये क्या है, मान लिया इनको बना दिया हमने, या इन 3 4 5 लोगों को, तो ये अलीगढ़ से नोएडा तक जाना है, गांव के विलेजेस का सर्वे करना है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से हमने इनको फॉर्म लिया, इन्होंने जो भरना है, गए अलीगढ़ से 50 किलोमीटर आगे, ढाबे में बैठे, वहीं पे नाम भर दिया रामदीन। सही मैं बता रहा हूँ उसके है? नहीं, मिसकॉन्सेप्शन नहीं है, आई कैच्ड। मैं, आप फील्ड वर्क करते हो, आपके ऊपर मैं नहीं कह रहा हूं, मेजॉरिटी ऑफ द सर्वेयर्स, आई एम नॉट कोटिंग कोई पर्टिकुलर, बेटा हम केस नहीं ले रहे हैं, अधिकतर ये होता है। अभी आपको मैं बता रहा हूं, हमारे यहाँ आईसीसीआर का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, प्रोफेसर मनोज कुमार अग्रवाल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स की, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का पूरे यूपी का उनके पास था। वो एक दिन घबराते हुए आए, मार्च में उनको रिपोर्ट जमा करनी थी 31 मार्च को, फरवरी में आने का सर हमारा डेटा पूरा इकोनॉमिकली गलत आ रहा है जीडीपी। हमने कहा क्या किया, उन्होंने कहा सर्वे कंडक्ट कराया था, तो हमारे लखनऊ से एक जगह पड़ती है सीतापुर, 100 किलोमीटर पे, और सीतापुर से लखीमपुर 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, आप हमें डेटा को, उन्होंने एक्सेल पे वो थे, तो एक्सेल से हमने फाइल को एसपीएसएस पे इंपोर्ट किया, तो हमने देखा ये तो बड़ी एब्सर्ड वैल्यूज आ रही हैं। तो मैंने कहा कि अब आप ये बताइए, आपने ये सर्वे किससे कंडक्ट कराया था? तो उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेटर्स थे,
लड़कियां थी, MSW डिपार्टमेंट से हमने 500 ली थी, और पर सर्वे हम एक क्वेश्चनर का 175 रुपए देते थे, और गाड़ी और खाना। वो सीतापुर तक जाती थी, वहाँ मूवी देखी उन्होंने। रियली मैं बता रहा हूँ, अभी जस्ट कोविड के एरा के, कोविड के बाद की बात है। मूवी देखने के बाद वहीं पे उन्होंने समोसा चाय खाया और फॉर्म भर के रामदेव, भाई भरने में क्या जाता है, मेल है, फीमेल है, 47 साल उम्र है, 3 बच्चे हैं, उसकी हाउसिंग कभी है। कभी आप लोगों से इंटरेक्शन होगा, सर्वे कराना की स्टाइल होती है। आप ऐसे यदि मैं पूछ दूं, आप मुझसे पूछ दो कि आपकी इनकम कितनी है, नहीं बताएगा। आप सर्वे करने जाती हो, आप ग्रामीण क्षेत्र पर जाओ, आप पूछो आपके कितने बच्चे हैं, वो नहीं बताएगी। वो समझ जाएगी कि ICTS वाले आ गए हैं, फैमिली हेल्थ केयर वाले हैं। तो ये किस तरीके से प्रॉब्लम ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे मैं अक्सर कर। एनीवे, व्हेन आई गॉट द सिचुएशन, तो सीतापुर से लखीमपुर तक का 90 किलोमीटर का जितना डेटा था फेक था। इमेजिन, वो एकदम हाथ पर फुल करने का, सर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जमा करना है और मैंने इतना पैसा सर्वे में कंडक्ट कर दिया है, तो अब तो इसको मैनिपुलेट करने का, मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप इसको अपने हिसाब से यहां पर आइए और रेंज डिफाइन कर दीजिए उस पर्टिकुलर वेरिएबल की जिसपे आपको डाउट हो रहा है। यहां पर आप सीता लखनऊ से मान लीजिए 110 किलोमीटर है और 90 किलोमीटर जोड़ दिया 200 तक, ओके कर दीजिए। लोएस्ट वैल्यू सीतापुर हो गई, सीतापुर से लखी, यानी कि वो वेरिएबल हमारे डेटा में तो पड़ा हुआ है। और प्रोफेसर अग्रवाल जब वहां को कहे कि हमने सर्वे कंडक्ट कराया था लेकिन इतनी वैल्यूज हमारी मिसिंग, वैलिड ऑब्जर्वेशंस 90 नहीं आएंगी। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर SPSS सॉफ्टवेयर। उसके बाद कॉलम, कितने कॉलम में आप रिजल्ट जानना चाहते हैं, ठीक है, 9 कॉलम पे जानना चाहते हैं, 8 कॉलम, मतलब जो रिजल्ट है वो 7 डिजिट, 4 डिजिट, 3 डिजिट, लाइक दिस आपको देना है। फिर यहां पर देखिए लेफ्ट राइट सेंटर दिया हुआ है। आप डेटा को लेफ्ट में रखना चाहते हैं, अरे जैसे वर्ड फाइल में हम लोग लेफ्ट देते हैं सेंटर पे या राइट पे देते हैं, लाइक दिस। और फिर आपका देखिए मेजर दे रखा है। मेजर में मैंने आपको बताया जो इंटरवल रेशियो है वो स्केल के नाम से आ गया, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है। जब आपका वेरिएबल व्यू बनकर तैयार हो गया, उसके बाद फिर आप जो क्या कहते हैं डेटा एंट्री करना शुरू करेंगे। अब इसको अब ये हम थोड़ी देर के लिए क्लोज कर रहे हैं। ये वेरिएबल हमारा आ गया। ये वेरिएबल व्यू हमने देखिए रेफरेंस नंबर, एज, सेक्स, स्मोकर, ये हमारे नाम थे। तो हमने जितने हमारे आपके क्वेश्चनर के वेरिएबल्स होंगे उनका नाम आप डालेंगे, फिर न्यूमरिक न्यूमरिक न्यूमरिक, फिर हमने सेक्स को स्ट्रिंग कर दिया, फिर बाकी सब न्यूमरिक ही वेरिएबल्स में 1 0 1 2 1 2 चलेंगे। विड्थ हमने रेफरेंस नंबर 4, बाकी 2 2 2 लिया है। नम 6 में हमने 3 लिया है, आप 4 ले लीजिएगा, ठीक है ना। फिर डेसिमल 0। लेवल की बात फिर आप ये देखिए, हमने जहां पर ये वाला दिखाया F फॉर फीमेल, M फॉर मीमेल, ये हमने इसकी वैल्यूज को दे रखा है।
इसी तरीके से यदि आप इस वाले को जाएं, लास्ट वाले किसी एक को, तो 1 वैल्यू हमने दे रखी है स्ट्रॉन्ग एग्री, 2 दे रखी है डिसएग्री, 3 दे रखी है एग्री, 4 हमारी स्ट्रॉन्ग एग्री। तो क्योंकि 4 कैटेगरीज है ना ऑर्डिनल वेरिएबल्स। अरे स्ट्रॉन्ग डिसएग्री कर दीजिएगा, वो हमसे लिखने में कहीं वो हो गया। ये तो समझाने ये इस तरीके से। ऐसे ही आप लोग लाइकर्ट स्केल, 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल, 7 पॉइंट लाइकर्ट स्केल पे वेरिएबल मेजर करते होंगे, तो जितने 7 पॉइंट हुए तो 1 2 3 4 5 6 7 आपने वैल्यूज डिफाइन कर दी। इस लेवल का क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर दिया हुआ है हमारे एसपीएसएस सॉफ्टवेयर पे। ये हम ही ने बाद में ऐड कराया था। इसका एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये है, ये रेफरेंस नंबर का मतलब ये है कि रेफरेंस नंबर को शॉर्ट में आपने ये लिखा है। मान लीजिए अभी आपने ये काम किया है, तो आप कर रहे हो, आज से 25 साल बाद, जैसे 1986 में मैंने काम किया था, आज हमने इतने हमारे घर में एक स्टोर रूम में रखा हुआ है कि क्वेश्चनर क्या था हमारा। ठीक है, डेटा फ्लॉपी से सीडी में आया, सीडी से पेन ड्राइव में आया, अब तो सब टीवी वगैरह वो सब में आ जाता है। हमको याद करना पड़ता है, आप लोगों को अब याद नहीं करना पड़ेगा। ये अभी हमने 20 वर्जन से डलवाना शुरू किया है एसपीएस में। इसका एनालिसिस से एसपीएस से कुछ लेना नहीं है। आपका जो गिव अप का मतलब ये है, ये पूरा पूरा क्वेश्चन है। हुआ क्या, अक्सर आग लग जाती है, अक्सर आपके जो वो होते हैं रैट, चूहे, दीमक, टर्माइट लग गई, क्वेश्चनर फुल किया, 20 साल बाद आपको याद आए कि मैंने ये स्टडी करी थी। उस स्टडी का आउटपुट आपने खोलकर देखा, आपको ये वैल्यू, अब तब आपको ध्यान नहीं आ रहा है गिव अप का मतलब क्या था। तो आपने यहां पर लेबलिंग कर दी और इसको यहां पर हाइड कर दिया बस। तो मेरा ये सजेशन आप लोगों से ये है, सबमिशन है, कि जब आप अपने वेरिएबल्स का नेम डिफाइन करें, तो अधिकतर मैंने ये देखा है यूनिवर्सिटीज में बच्चे करते क्या है, लेवल को नहीं छूते हैं, क्योंकि उनको ये बताया नहीं जाता, उनका लेवल से कोई मतलब नहीं है। लेवल का ब्यूटी यही है कि आज से 25 साल बाद या 50 साल बाद आपके पास जब क्वेश्चनर नहीं रहेगा, तब आपको इन वेरिएबल नेम का क्या मतलब था आपका क्वेश्चनर में, आप तब ड्रैग करिएगा, सीधे खोल के देख लीजिएगा। ये सिर्फ एसपीएसएस में दे रखा है और किसी में सॉफ्टवेयर में नहीं है। तो आज से आप लोग ये प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप जो भी वेरिएबल अपना सॉर्ट नेम बनाएंगे, उसका डिटेल क्वेश्चन टाइप जो है डाक रख दीजिए, फिर वो चाहे क्वेश्चनर आपका कहीं भी जाए, डेटा जब एंट्री हो गया। जब ये स्ट्रक्चर आ गया, तब फिर हम जाएंगे डेटा व्यू में। तब रेफरेंस नंबर 1 उठाएंगे। ये देखिए, वो जो हमने वेरिएबल व्यू में बनाया था, पहले वेरिएबल का भी स्ट्रक्चर बनाया था, वो सारा यहां पर आ गया। रेफरेंस नंबर 1 वाले का फॉर्म उठाया, उसका एंट्री कर दिया 27F, ये इस तरीके से, ठीक है ना। फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर 10th का, और ये 9999 हमने यहां पे दिखा रखा है। जब हम इसको इंटर कर रहे होंगे, उस समय हमको पता चलेगा कि ये हमारी मिसिंग ऑब्जर्वेशन, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल व्यू में जाएंगे, मिसिंग कॉलम में जाएंगे, एक ऑब्जर्वेशन हमको मिला तो डिस्क्रीट 1 मिसिंग वैल्यू हम डाल देंगे। 2 होगा तो 2 डाल देंगे, 3 होगा तो 3 डाल देंगे। लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा है तो इतने से इतने तक का, लोएस्ट से हाईएस्ट तक का रेंज डाल देंगे। एक काम और आप लोग ध्यान करिएगा, अक्सर
जो हम लोगों के रिसर्च करते हैं, डेटा एंट्री का काम हम लोग अपने बच्चों को दे देते हैं। बच्चे के 3 पैसा डेटा एंट्री या 4 पैसा डेटा एंट्री होता है। हमारे यहाँ जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का काम होता है, आप देखिए जो अक्सर आप लोगों को जो मार्कशीट मिलती है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है आपकी, कहीं आपका 45 नंबर है तो 54 लिखा हुआ है, लाइक दिस, तो आप यूनिवर्सिटी दौड़ते रहते हो। वो यूनिवर्सिटी का जो कंट्रोलर ऑफ एग्जाम, हम चूंकि मैं रहा हूँ, वो 5 क्लास या 6 क्लास पढ़े हुए बच्चों को रखते हैं कंप्यूटर में, कहते हैं बस ये फॉर्म से बस तुमको फिगर देख के एंट्री करना है। अब वो लड़का तो नहीं बच्चा समझता है, तो वही रिसर्चर भी करते हैं। हमारे एलयू में ये बहुत कम होता है। जितने बड़े बड़े पीडीएफ रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो उन्हें कहा कौन 1000 फॉर्म को का डेटा एंट्री करे। उन्होंने कहा अरे 5 पैसा लेगा, कितना हुआ, 500 रुपए तो हुआ, 1000 रुपए, है ना। उन्होंने उस मेरा सबमिशन आप लोगों से ये है कि जब वो एंट्री कर रहा हो, तब अपने क्वेश्चनर को आप अपने साथ बैठ के एंट्री कराएंगे। आप तो चले गए मूवी देखने, ले भैया 1000 रखो, और वो जो है क्या कहते हैं एंट्री का, उसने एंट्री करके आपने पैसा दिया, फुर्सत पाए, लेकिन जब एनालिसिस करने पहुंचे आप, तो फिर आपका रिजल्ट खराब हो गया। तो दिस इज द वे दैट हाउ विल यू एनालाइज। फिर जब आपका डेटा आ गया, हाँ, उसके लिए जो है क्या कहते हैं स्क्रीनिंग करना पड़ता है, उसी पे हम आएंगे। तो इतना क्लियर हो गया। वेरिएबल व्यू आज से हम लोग पहले बनाएंगे, फिर डेटा एंट्री करेंगे और हायर करेंगे तो भी हम बैठेंगे। ये हमारा डेटा व्यू था हमारा, यही अब हमने आपको करके दिखा दिया। उसके बाद एनालिसिस करनी है, तो एनालिसिस करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे, अभी आएंगे हम तब बताएंगे। फिर फ्रीक्वेंसी, जो जो चीजें आपको एक्सप्लोर करनी है वो आप यहां से देख लेंगे। इसके बाद कैसे सिलेक्शन वेरिएबल करते हैं, जैसे 1 मिनट अभी हम आपको एनालाइज पे गए। ये देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे फ्रीक्वेंसीज पे गए, किस चीज़ की फ्रीक्वेंसीज को हमको देखना है। तो हम इस वेरिएबल को हमने मान लीजिए सिलेक्ट किया। स्टैटिस्टिक्स कौन कौन सी है, मीन, मीडियन, मोड, सम, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये देखना चाहते हैं, ओके कर दिया। ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर आउटपुट आ गई। दिस इज द आउटपुट ऑफ द एनालिसिस। तो बड़ी आसानी से हम इसको कर रहे हैं। अभी हम सेव नहीं कर रहे हैं। जो चीज आपको चाहिए वो आपने यहां पर कर दिया। ये बात मैंने आपको बताई कि आपका डेटा एंट्री करना, जब आपके पास आप क्वेश्चनर बना हुआ है, कभी कभी ये होता है कि बहुत सारा डेटा आपका एक्सेल सीट पर दिया हुआ है, आप उसको सीधे इंपोर्ट कर सकते हैं एसपीएसएस के मीनू पे जाके। जैसे यहाँ पर हमारे पास देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे में एक आरईजी रिग्रेशन एक्सरसाइज की एक फाइल पड़ी हुई है। हमने एसपीएसएस की विंडो खोली, इसके फाइल मेनू पे गए, इंपोर्ट डेटा किया, एक्सेल। ये एक्सेल फाइल कहाँ पर है,
हमारे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, तो हम डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पे देखिए एक्सेल की फाइल कोई पड़ी होगी, REG एक्सरसाइज, इसको ओपन कर दिया। ओके, अब ये हुआ क्या कि जो हमारी एक्सेल का सीधा था वो सीधा सीधा फाइल हमारी इंपोर्ट पर आ गई। लोग यहीं पर एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। हमें क्या करना होगा, इसके वेरिएबल व्यू में जाना पड़ेगा और वेरिएबल व्यू में जाकर इसका जो ये वेरिएबल्स हमने नेम डिफाइन कर रखे हैं, स्ट्रिंग विड्थ, जैसे हर एक कैरेक्टर को हमने डिफाइन किया उसी तरीके से। तो दो तरीके हुए, एक तो जो आप सर्वे करते हैं उसको, क्वेश्चनर को आप कैसे लाएंगे, वो उसके लिए आपको पहले अपना वेरिएबल व्यू बनाना पड़ेगा, फिर डेटा। और यदि आपका डेटा ऑलरेडी एक्सेल फाइल पे है, यू कैन डायरेक्टली इंपोर्ट इट फ्रॉम योर डेस्कटॉप या जिस भी रूट पर वो पड़ा हुआ है, तो यू कैन इंपोर्ट इट। ये हमने आपको बताया कि यदि आपने एक्सेल सेट पे डेटा सेट है आपका, तो आपको किस तरीके से फाइल आपकी आ सकती है। ये वही चीज है, लार्ज स्केल डेटा, वही आपका एक्सेल पे आ गया। एसपीएसएस फाइल का आउटपुट विंडो, जब आप अभी जैसे मैंने डिस्क्रिप्टिव करके दिखाया, तो होता क्या है, आप लोग इसका आउटपुट विंडो पेन ड्राइव में ले लेते हैं, हम मार्केट में प्रिंट कराने जाते हैं, प्रिंट नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, उसका वर्ड या आरटीजीबी फाइल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट फॉर्मेट पे जाएंगे, फाइल टाइप सिलेक्ट वर्ड या आरटीएफ, जो भी फाइल है आपकी उसमें आप कर लेंगे, और वो आपकी क्या होगी, वर्ड फाइल पर कर लेंगे। वैसे आप लोग तो कॉपी पेस्ट में माहिर हैं, तो जस्ट कॉपी करके, तो उससे बेटर ये है कि उसका आउटपुट जो है वो आप कर लीजिए, ओके कर देंगे तो वर्ड के फॉर्मेट में, और वर्ड का प्रिंटर एवरीवेयर अवेलेबल है। जो प्रश्न अभी आप कर रहे थे उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपका डेटा न्यूमरिक है, यू हैव टू फोकस, कैटेगोरिकल है, बाइनरी है, टेक्स्ट डेटा है, डेट एंड टाइम डेटा है, ये आपको डिसाइड करना है, आपका ऑपरेटर डीआईओ नहीं डिसाइड करेगा। कस्टमर फॉरवर्ड डेटा है, जियो स्पेशल डेटा है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। जब डेटा एनालिसिस करने के पहले आपको ये फॉर्मेट देख लेना पड़ेगा। ओपन योर डेटा फाइल, जैसे आपका डेटा आ गया, एग्जामिन डेटा क्वालिटी। एक बार आपको हर वेरिएबल का जो डेटा है उसकी क्वालिटी को आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कि वो आपके परसेप्शन के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। वो हमारे परसेप्शन का जो स्लाइड्स दिखाने का मोटिव था वो यही था। अब जो डेटा इंटर हो जाता है उसको कोई चेंज नहीं करता है। आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन था, इसीलिए फर्स्ट हाफ में टी ब्रेक के पहले मैंने परसेप्शन आपको माइंड वॉश किया था कि आप अपनी रिसर्च के हिसाब से चेक कर लीजिए कि आपका डेटा परफेक्ट है कि नहीं। दूसरा, हैंडल मिसिंग वैल्यूज। 999 वाला यदि आ रहा है तो उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई आउटलायर्स, वो जो हमने गोट वाला एग्जाम्पल दिया, या आउटलायर्स क्या है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, वेरिएबल्स कोडिंग, वेरिएबल को रिकोड कैसे करेंगे अभी आएंगे। डेटा एग्रीगेशन और सेव क्लीन डेटा। जब इतना काम आप कर लेंगे तब आप ये समझिए कि जो डेटा हमने एसपीएसएस के उसमें डाला है सॉफ्टवेयर में, नाउ इट इज क्लीन। अब हम आगे चल सकते हैं ट्रिमिंग करने के लिए, एंड देन प्रोसीड टू एनालिसिस। ये काम अधिकतर 90% लोग नहीं करते हैं।
आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन था कि जब आपने वेरिएबल व्यू बना लिया, डेटा एंट्री करवा ली या खुद कर ली, उसके बाद फिर बस आप एनालिसिस पे सीधे कूद पड़ते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि आपको जो है किस तरीके से किस प्रोसेस पे प्रोसेस करना है एनालिसिस करने के लिए। दो फाइलों का मर्जर कैसे करेंगे? ये एक फाइल जैसे मैंने अभी आपको लखनऊ की फाइल दिखाई थी, वहां पे 10 केसेस ले रखे थे। यहां पर भी हमने सेम फाइल को कर रखा है और इसका डेटा देखिए, हमने 15 वेरिएबल्स ले रखे हैं। रेफरेंस नंबर सॉर्टिंग नहीं है। इसको जो कि कहते हैं हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए 6, 11, 15, 1, 2, 3, 4, 5, ये 14 केसेस रैंडमली हमने किए। We are having two similar type of files. One for लखनऊ, जहां पर 10 लोगों का हमने सर्वे किया, one for अलीगढ़, और दोनों फाइल को हमें मर्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, डेटा पर गए, यहां पर देखिए मर्ज फाइल दे रखा है, तो मर्ज फाइल का 10 केसेस लखनऊ के हैं, 15 केसेस अलीगढ़ के हैं, हमने ऐड केसेस किया। ठीक है, अब हमारे पास जो फाइल खुली हुई है इस समय अलीगढ़ वाली खुली हुई है और हमें लखनऊ वाली फाइल को मर्ज करना है, तो ये फाइल हमने सेलेक्ट कर ली, इसको कंटिन्यू कर दिया। और अब आप ये देखिए दोनों वेरिएबल के जो व्यूज थे, वो नाम थे, वो हमने कुछ चेंज कर रखे थे। इस कैपिटल ए लिख रखा, ए फॉर अलीगढ़, तो इसको हमने यहां पर ओके कर दिया। ओके करने पर हमारे ये वेरिएबल्स एज इट इज वहीं पर आ गए और वो जो 10 और 15 मिलकर 25 केसेस का हमारा एक डेटा सेट बन गया। तो जैसे आप लोगों ने नोएडा में किया, अलीगढ़ में किया, आगरा में किया, जा के जगह जगह पे किया, हर जगह पे आपने अपनी फाइल बनाई और ऐड केसेस कर दिए। ऐड केसेस करने का मतलब क्या है, मर्जिंग ऑफ ऑल द फाइल्स, देन यू विल ट्राई टू एनालाइज। ये हमने किया ऐड केसेस, जहां पर वेरिएबल का सेम था। अब दूसरी फाइल हम आपको दिखा रहे हैं। जहां
इस फाइल को देखिए, यहां पर भी हमने दोनों फाइलों को मर्ज किया, लेकिन क्या था, लखनऊ की फाइल में जो वेरिएबल के नाम थे वो डिफरेंट थे और अलीगढ़ की फाइल में डिफरेंट नाम थे, इसलिए हमारा जो साइज है वो डिफर कर गया। ये देखिए, एज ए का मतलब अलीगढ़ की एज वाला एग्जाम्पल था, सेक्स स्मोकर, तो ये हमारे ऐड वेरिएबल्स हो गए। तो जब मर्जिंग कर रही है उस समय हम क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल्स को हमारा या तो दोनों के वेरिएबल व्यू में जाके सेम नेम डाल दें, सेम स्ट्रक्चर बना दें, तो ऐड केसेस हो जाएंगे। यदि नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली वो सारे वेरिएबल जो हैं वो उसमें दोबारा रिपीट हो जाएंगे और उनको फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ऐड वेरिएबल्स भी कर सकते हैं, ऐड केसेस भी कर सकते हैं। और फिर फाइनली हम आपको तो मर्जिंग ऑफ स्पेसेस बता दिया, डिफरेंट लोकेशंस पे जा जाके, जैसे हमारे जो सर्वर्स होते हैं वो अपने साथ जाके यहाँ पर जाएंगे, मर्ज फाइल्स जाएंगे, ऐड केसेस ऐड हो जाएंगे। इसके बाद क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक बहुत बड़ी फाइल है, कहीं सेकेंडरी डेटा एक्सेल पे हमने इंपोर्ट किया हुआ है, उसको स्प्लिट करना है, अलग अलग केस स्टडी करनी है हमें। मान लीजिए पूरे यूपी का है, अलीगढ़ का है, लखनऊ का है, आगरा का है, वाराणसी का है, तो हमें अलग अलग स्प्लिट करना होगा। तो हम अलग अलग केस को वो यहाँ पर जाकर स्प्लिट केस पर कर देंगे, स्प्लिटिंग द फाइल, सिलेक्ट द डेटा, फिर नीचे देखिए दिया हुआ है स्प्लिट फाइल और कंपेयर ग्रुप्स। लखनऊ का अलीगढ़ से कंपैरिजन करना है, तो कल शायद आपको पैरामेट्रिक टेस्ट पे बताया होगा, थ्योरेटिकली बताया होगा, तो सीधे सीधे आप इसको कंपेयर ग्रुप्स कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज आउटपुट बाय ग्रुप्स क्लिक ओके कर देंगे, रिजल्ट आपका एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जो नॉर्मलिटी का एजम्पशन हमने बताया था वो आप पहले चेक कर लीजिएगा। कभी कभी ये होता है, अलीगढ़ का डेटा नॉर्मल है, लखनऊ का डेटा नॉन नॉर्मल है, आपने उठा के मर्ज कर दिया, लगा दिया। तो ट्राई टू बी अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट। फिर कंप्यूट वेरिएबल, मान लीजिए यदि आप एक नए वेरिएबल को कंप्यूट करना चाहते हैं, जो आपका डेटा सेट है, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, करके मैं दिखा देता हूं। ट्रांसफॉर्म में गए हम, एक नया वेरिएबल हमें डालना है, कंप्यूट वेरिएबल, एक वेरिएबल का नया बनाना है जो हमारा डेटा सेट है। उसमें जो क्या कहते हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया स्मोकर, अब वो चाहे सिगरेट पीता हो या सिगार पीता हो या पाइप पीता हो, इसको हम यहां पर दे देते हैं डू यू स्मोक, ये ले आए। मान लीजिए तीनों को ऐड करना है, प्लस कर दिया, डू यू स्मोक पाइप, डू यू
अब आप ये देखिए, हमारे डेटा सेट पे सबसे लास्ट कॉलम पे एक वेरिएबल नया बनकर आ गया, स्मोकर, जो तीनों वेरिएबल को ऐड करके दे रहा है। तो यदि आप अपने डेटा सेट पे क्वेश्चनायर पे नहीं था, जो आपने क्वेश्चन भरवाए थे उसमें आपका नहीं था, लेकिन जब आपने क्वेश्चनायर भर कर दिया और उसके बाद फिर आपको दिमाग में आया कि अरे एक ये वेरिएबल निकल आता, तो आप बड़ी आसानी से जितने वेरिएबल चाहते हैं आप नया वेरिएबल कंप्यूट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ऐसे ही रिकोड कर सकते हैं वेरिएबल को। ये हमने वही चीज अभी आपको बताई, न्यू वेरिएबल्स का स्पेसेस पे कोई नाम दे देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर डालकर ये ऑपरेशन साइन से है या कहीं पर टोटल स्कोर क्या हुआ वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 का, तो आप फटाफट इसको कर सकते हैं। फिर रिकोडिंग न्यू वेरिएबल्स, कोई आपने वेरिएबल आपका बना हुआ है, उसका आप रिकोड करना चाहते हैं, दूसरा नाम डालना चाहते हैं, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है ना। अब ये मान लीजिए एज लास्ट बर्थडे है, इसको हम ओल्ड वेरिएबल एज लास्ट बर्थडे था, इसका वैल्यूज हम दे रहे हैं, रेंज दे रहे हैं। जैसे अभी हमने इंडिविजुअली रेंज पूछी थी, हम ये यहां पर कर दे रहे हैं 10 से लेकर 20 तक, और इसकी वैल्यू हम दे रहे हैं 1, ये हमारा ऐड हो गया। यानी कि 10 साल से लेकर 20 साल तक के जो लोग थे उनका एक स्टेजर 1 दे दिया। फिर अगला रेंज हमने दिया वैल्यूज पे 20 से 30, इसकी वैल्यू हमने 2 ऐड कर दी। तो एक ये नया वेरिएबल आपका कोड होकर आ जाएगा। तो दिस इज द वे कि आप इसमें तमाम चीजें हो सकती हैं। डेटा को यदि आप देखें, डिफाइन वेरिएबल प्रॉपर्टीज, आप वेरिएबल की प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं। डिफाइन डेटा, सॉर्ट केसेस, किन किन केसेस को आपको सॉर्ट करना है उसको टिक कर देंगे। सॉर्ट वेरिएबल्स, ट्रांसपोज कर सकते हैं, मर्ज फाइल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप इस पे आप कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप एनालिसिस पे आएंगे, क्योंकि ये हायर वर्जन है तो इसमें मेटा एनालिसिस, बेजियन एनालिसिस है, लेकिन आप लोग जिस पे काम कर रहे होंगे उस पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से ही शुरू होता है। कल फिर आपका ये जैसे कंपेयर मीन एंड प्रोपोर्शन, मीन्स कंपेयर मीन की टेस्टिंग कल बताई गई होगी। वन सैंपल टी टेस्ट आपको बताया गया होगा, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ये सारे वन वे एनोवा और ये सारी चीजें आपको बताई गई होंगी। पेयर्ड सैंपल, फिर आप कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, बाईवेरिएट, 2 वेरिएट का या 3 वेरिएट का, इस तरीके से आप एसपीएसएस को आप करेंगे। यदि आपको नहीं समझ में आ पा रहा है कोई भी चीज जो आप चाहते हैं, तो आप हेल्प मेनू पे जाएंगे और उसके टॉपिक्स को जो क्या कहते हैं जो भी है वो यहाँ पर सॉरी इंटरनेट नहीं आ रहा है। तो इसमें वैसे आपका जो सॉफ्टवेयर होगा, हेल्प मेनू पे जाके आपको जो भी चीज पता करनी है आप उसको कर सकते हैं।
बट इट विल कम फ्रॉम द प्रैक्टिस। तो हमने आपको मर्जिंग बता दिया, स्प्लिटिंग बता दिया, ऐड केसेस कंप्यूट करना बता दिया और रिकोड करना बता दिया। इतना आपके लिए अभी एट प्रेजेंट सफिशिएंट है। उसके बाद आपको टेस्टिंग एनालिसिस पे हमने बताया कि अलीगढ़ का लखनऊ को टेस्ट करना है, तो आप कंपेयर टी टेस्ट करके एनालाइज पे जाएंगे। आप कंपेयर मीन्स एंड प्रोपोर्शंस, वन सैंपल टी टेस्ट या जो भी टेस्ट है वो आप मान लीजिए डू यू स्मोक और डू यू स्मोक सिगार्स, इसका टेस्ट करना चाहते हैं। ऑप्शन पे गए, एक्सक्लूड केसेस एनालिसिस, इसको हम कर दे रहे हैं, 95% कॉन्फिडेंस की बात हम कर रहे हैं। ओके, दिस इज नाउ। तो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू विल गेट द कंपेयर। इसी तरीके से एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी आप कर सकते हैं। तो डू यू स्मोक और डू यू स्मोक सिगार्स, कोहेंस का डी वैल्यूज इतनी आ रही है और कल आपको ये पी वैल्यूज के बारे में इनसिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट वैल्यूज आपको बताया गया होगा। तो आई एम कमिंग ओवर टू आवर प्रेजेंटेशन फॉर दिस। यदि आपको प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो हेल्प मेन्यू दिया हुआ है। उसमें सर जैसे यू स्मोक में जो एन था वो 15 शो कर रहा था, तो हमने उससे कोड किया कि जो एन बोलता है मतलब वो स्मोक करता है, टू वो कोड किया था जो स्मोक नहीं करता है। हाँ, तो ये सॉफ्टवेयर कैसे समझेगा, मैंने उसे कहाँ बताया सॉफ्टवेयर आप ये 1 और 2 की बात नहीं है, हम दो वेरिएबल्स को लेके चल रहे हैं। वेरिएबल की टी टेस्टिंग कर रही है ना, सेम प्रकार के वेरिएबल को, एक लखनऊ का जोन है, एक अलीगढ़। ये मैंने सिर्फ टी टेस्ट में आप क्या करते हैं, एवरेज हाइट ऑफ मेल एवरेज हाइट ऑफ फीमेल के बराबर है कि नहीं है, तो मीन्स टेस्ट कर रहे हैं। तो 1 का मीन कितना है और 2 का मीन कितना है। 1 मीन्स स्मोकर और 2 मीन्स नॉन स्मोकर। तो स्मोकर और नॉन स्मोकर के बीच में सिग्निफिकेंस है या नहीं है, ये क्लियर हुआ। अब आई मिसिंग वैल्यू को, जैसे एक वैल्यू हमारी यहां पे 999 थी, वो कहीं पर नहीं लाएगा। उसमें जैसे मान लीजिए आपने 500 केसेस इंटर किए तो रिजल्ट आएगा इनवैलिड 1 और वैलिड 499। 999 वाली वैल्यू को वो इनवैलिड मानेगा। लेकिन आप जब रिजल्ट दिखा रही हैं तो जो एग्जामिनर होगा या जो आपका चेक कर रहा होगा उसको ये पता चल जाएगा कि इन्होंने काम तो किया है, सर्वे कंडक्ट किया है, लेकिन एक इनका डेटा जो है वो गलत है। जैसे आपने इकोनॉमिक्स वाला के एग्जाम्पल बताया था कि हमने कहा कि 90 से एक ऐसे 90 किलोमीटर का आप लो और हाई वैल्यू डाल दीजिए, तो क्या है कि लो से लेकर 110 ऐसे कुछ था, 110 से 200 तक का वेरिएबल हमने सर्वे तो कंडक्ट किया। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए मैंने उसको हटा दिया डेटा से, तो आप कहोगे कि हमने तो 175 रुपए पर क्वेश्चनर के हिसाब से आपको पैसा दिया है, वो तो आपने काम नहीं किया, आप पकड़े जाओगे, मैं पकड़ा जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, एसपीएसएस से किया, जो 90 किलोमीटर की रेंज पर जो भी क्वेश्चनर भरे गए वो इनवैलिड दिखाएगा। एनालिसिस जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिमेनिंग करेगा, उसको एक्सक्लूड। क्लियर हुआ? तो उसमें लिखकर आता है वैलिड इनवैलिड। क्लियर हो गया? यदि इसके बाद भी आप लोगों को प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो हेल्प मेनू में जाके
ये इलेक्ट्रॉनिक बुक्स दी हुई हैं। अब थोड़ा सी क्विकली हम आगे बढ़ेंगे। दिस इज द स्लाइड जो मेरी 37 इयर्स की रिसर्च एक्सपीरियंस है एंड फॉर विच आई हैव बीन अवॉर्डेड डेटा साइंटिस्ट। यदि ये स्लाइड आप अपने पास रखेंगे या डीएसीजी के जाएंगे तो दुनिया की कोई स्टैटिस्टिशियन की कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट इसको समझने के लिए जो कल आपको पेयर टेस्टिंग या बताया गया, कंपेयर टू ग्रुप्स कर रहे हैं, दो ग्रुप जैसे दो ग्रुप कर रहे हैं, यही तो अभी हम लोगों ने इसमें किया। अनपेयर्ड ग्रुप है या पेयर्ड होंगे, यही तो सिचुएशन होगी। यदि अनपेयर्ड ग्रुप पर है तो उनके मेजरमेंट्स रेशियो इंटरवल में है या ऑर्डिनल होंगे या नॉमिनल होंगे। यदि वो रेशियो इंटरवल में है तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे या नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। यही तो अभी बात हम लोग कर रहे थे नॉर्मलिटी की। जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो सीधे सीधे अनपेयर्ड टी टेस्ट लगेगा। यदि नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, आंख बंद करके मैन विटनी टेस्ट लगा दीजिए, आपका काम होगा। यदि आपका डेटा ऑर्डिनल है इन नेचर, वही 1 2 3 4 वाला जो है, तब भी मैन विटनी लगेगा। यदि आपका नॉमिनल है तो फिशर्स टेस्ट लगेगा, काई स्क्वायर फॉर लार्ज सैंपल टेस्ट। दो से ज्यादा वाली बात कल बताई गई होगी अकील साहब के द्वारा, एनोवा या मिनी टैब में बताते हैं उन लोग, कंपेरिजन ऑफ 3 और मोर ग्रुप्स। फिर आप बात वही प्रश्न उठ खड़ा होता है, मैच ग्रुप्स हैं या अनपेयर्ड ग्रुप हैं। यदि मैचेज में रेशियो इंटरवल होगा या तो वेरिएबल का नेचर, या ऑर्डिनल होगा या नॉमिनल होगा। यदि रेशियो इंटरवल है तो नॉमिनल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यदि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप सीधे सीधे रिपीटेड मेजर्स एनोवा लगाएंगे। दुनिया में किसी स्टैटिस्टिशियन के पास जाने की जरूरत ही नहीं, ना कोई किताब देखने की जरूरत है। यदि आपका ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल डेटा सेट है तो फ्रीडमैन टेस्ट लगेगा। यदि नॉमिनल है, कॉकरन स्क्यू टेस्ट लगेगा। और कुछ करना ही नहीं है। दिस आई प्रिपेयर्ड इन माई लाइफ इन लास्ट 37 years. I completed in 2020 and for which I have been awarded a data scientist by Government of India. One more slide, that is the secondary slide of this. सेम चीज है, कोई भी आप कहीं भी कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाना है, आपको नॉमिनल डेटा है ये लगाना है, रेशियो इंटरवल लगाना है, एमएलआर की यूज करनी है। इस स्लाइड आप डीएससीजी खोलेंगे, फ्रंट पेज पे दिया हुआ है, वैसे आप आई कैन शेयर विद दिस स्लाइड पीपीटी टू प्रोफेसर खान, तो आप लोगों के ग्रुप में आपको दे देंगे। दिस इज अनदर वन मोर स्लाइड। दिस द सेकेंडरी पार्ट। यदि आपका फ्लो चार्ट ऑफ कॉमनली यूज स्टैटिस्टिकल टेस्ट, कल जो 3 घंटे प्रोफेसर अखिल बोल कर गए होंगे, 1 मिनट की स्लाइड है। जस्ट सी, यदि आउटकम वेरिएबल कंटिन्यूअस है, 2 ग्रुप्स पेयर कर रहे हैं, 2 सैंपल टेस्ट लगेगा फॉर नॉर्मल, मैन विटनी यू टेस्ट लगेगा फॉर स्क्यू। इज इट ट्रू? यही तो कहानी बताई गई है। और सॉफ्टवेयर आपके पास है, आंख बंद करिए, डेटा का नेचर देखिए, दबाइए बटन, ये रिजल्ट आएगा। मोर देन 2 ग्रुप है, 1 वे एनोवा टेस्ट फॉर नॉर्मल, क्रुस्कल वाल इज फॉर नॉट नॉर्मल। इसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं स्टैटिस्टिक्स में। सेम थिंग, इफ योर वेरिएबल आर कैटेगोरिकल, इफ 2 ग्रुप्स आर बीइंग कंपेयर्ड, काई स्क्वायर टेस्ट, फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट और लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा दीजिए। पेयर्ड है, मैकमैनर्स लगा दीजिए, कप्पा स्टैटिस्टिक्स की बात उन्होंने करी होगी। या मोर देन 2 ग्रुप्स है तो काई स्क्वायर टेस्ट, फिशर एग्जैक्ट टेस्ट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। कंटिन्यूअस है तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सेंसिटिविटी ऑफ दिस। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। This I prepared in last 37 years, and that will be very helpful for all the statisticians who are doing this.
नाउ आई एम स्विचिंग ओवर टू द सर अकील सर ने थोड़ा अकील कह रहे हैं खान सर ने मुझसे कहा था आप लोगों को को रिलेशन रेगुलेशन के बारे में भी 10 seconds. Get back to the slide, please. ये दिस वन Sir, let's suppose I have chosen this, my variable is outcome and survival data I have, okay? And I am going to, हम जा रहे हैं केम प्लॉट विद लॉन्ग रैंक टेस्ट के लिए क्योंकि मेरे पास 2 से ज़्यादा ग्रुप है. हाँ हाँ हम सुपरवाइजर के पास लेके चलेंगे सर हम ये कर रहे हैं. अब पूछ दिया कि जस्टिफाई करो ये क्यों कर रहे हो. तो क्यों कर रहे हो तो आप पढ़ो यार कि हम अब इतना तो दिमाग लगाओ यार अब आप तो ऐसी बात कर रहे हो कि चारबाग रेलवे स्टेशन का जो कुली है उसको मैंने बता दिया तो वो यही लगाएगा लेकिन आप जब अपने सुपरवाइजर के पास जा रहे हो तो आप केएम प्लॉट लॉग रैंक टेस्ट को आप पढ़कर जाओगे यार नहीं देयर आर सो मेनी सर्वाइवल के जो स्टेजेस होती हैं डिफरेंट स्टेजेस तो दैट इज 2 ग्रुप्स पे आप चलोगे या मोर देन 2 ग्रुप्स पे चलो स्टेजेस पे चलोगे या कंटिन्यूअस ग्रुप पे चलोगे माई आई एम सिंपली गिविंग द गाइडलाइंस थ्रू दिस स्लाइड्स दैट यू if you are having 2 groups then KM plot with log rank test you will apply there is nothing KM plot with log rank test also in more than 2 groups and Cox segregation will be applicable for continuous case not for the other type of situations this is just a gist pocket जैसे आप लोग जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ते होंगे पता नहीं हम लोग एक फॉर्मूले की एक छोटी वो नोटबुक या डायरी टाइप की रखते थे अभी भी मिलती है ये IIT JEE वगैरह वाले जो होते हैं उस सब पे जो क्या कहते हैं तो ये सारी चीजें हैं तो दिस वन इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन दिस वन बट इट विल गिव यू द डायरेक्ट आइडिया अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर्वाइवल एनालिसिस में 2 ग्रुप को मान लिया स्टडी करना है अब आप सर्वाइवल एनालिसिस की किताब देख लेंगे किताब पे फिर आप पढ़ना शुरू करें अब आप इससे आपको इतना इंडिकेशन ये मिल जाएगा कि सीधे सीधे पीछे इंडेक्स पे गए वहां पर आपने केएम प्लॉट विद लार्ज रैंक टेस्ट देख लिया उसको पढ़ डाला तो यू कैन बेटर एक्सप्लेन टू योर सुपरवाइजर इट टू तो दिस इज द अभी सेशन 130 तक है ना तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन एस्पेशस का पूरा हमने बता दिया आपको बाकी तो अभी ये प्रैक्टिस पे यदि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हम लोग कराते हैं तब ज्यादा होता है आई एम स्विचिंग ओवर टू दिस वन मोर स्लाइड जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है there are 2 methods one is interdependence method and other one is dependence method ये हो सकता हो अभी आपको आगे कोरिलेशन अगर हमें बताया जाएगा लेकिन ये हमारा थंब रूल है एकदम जो दुनिया की किताबों में कहीं नहीं दिया हुआ है nobody knows सब अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं but thumb variable is that here I am having a multivariate data formats units are 1 2 3 we are collecting observations on x1, x2, xp characters like x11, x12, x1b. Actually, what is the dependence method? One or more variable which are called criterion variable, they will be predicted by a set of independent variables, they are called predictor variables. Okay? यही तो होता है एक क्राइटेरियन वेरिएबल होता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करते वो प्रेडिक्शन करते हैं इंडिपेंडेंट इसका थंब रूल आप समझ लीजिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में कुछ है ही नहीं यदि 1 क्राइटेरियन वेरिएबल है एक क्राइटेरिया वेरिएबल को यदि आप कर रही हैं प्रेडिक्ट कर रही हैं तो कोरिलेशन रिग्रेशन का यूज करेंगे जबकि क्राइटेरियन वेरिएबल आपका मैट्रिक होना चाहिए मतलब नंबर वाला और प्रेडिक्टिव वेरिएबल मैट्रिक एंड नॉन मैट्रिक दोनों हो सकता है यू विल यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाइस वर्सा यदि क्राइटेरियन वेरिएबल नॉन मैट्रिक होगा तो प्रेडिक्टिव वेरिएबल मैट्रिक नॉन मैट्रिक
You will use discriminant analysis, हो सकता हो. Professor Khan is very famous for discriminant analysis, SM Khan, to this non-metric and metric. Now, if there are more than two variables you are going to predict, then these two are the analysis, which is multivariate analysis of variance or canonical relation where all the variables are metric. This is the thumb rule. The second concept is that you see this picture, which when I was in UK, then I have this. In this, what I want to share with you, that a similarity is hard to define. जो हम लोग कहते हैं ना, ये लखनऊ अलीगढ़ के जैसा सिमिलर है, या बुर्ज खलीफा यहाँ के मीनार के बराबर है, या यूके का ब्रिज जो है वो हावड़ा ब्रिज के बराबर, like this. That is not, similarity is hard to define. We know it when we see it. Just see that the hairs of this puppies are similar to these hairs. But which they are similar? No. Similarly, you see the eyes of these, they are same, but they are not. And therefore, a single characteristic may not be sufficient for similarity. And 99% social scientists are doing wrong. That's why I am suggesting this way. This I give in the empirical college lecture. And therefore, there are four important analysis in our study. One is factor analysis, which you are doing most of the you. A cluster analysis, multi-dimensional scaling, or the correspondence analysis. This is a very important aspects. But होता क्या है कि हम फैक्ट CFA लगाना है, EFA लगाना है, like this. But they don't see this type of pictures. Practically उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि आउटलायर. आपको मैं बताऊं, अभी नॉर्मलिटी वाले विषय में याद आ गया, पुलिस को हम लोग देते हैं ट्रेनिंग, हमारा डेटा एनालिटिक्स को ग्रुप, यूपी पुलिस को 8 जोन्स में बांट रखा गया है क्राइम्स के रेस में. उसके अंदर 18 रेंजेस हैं. 18 रेंजेस के अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. 75 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 1536 पुलिस स्टेशन. आगरा अलीगढ़ एक रेंज में आता है, लाइक दिस. पुलिस की एक्सपेक्टेशन हम लोगों से ये रहती है कि किस सिटी में क्राइम रेट ज्यादा है या पुलिस की परफॉर्मेंस ज्यादा है. हमको क्राइम किस प्रकार का हो रहा है इससे मतलब नहीं. आई प्ले विद डेटा. आप हमें FIR 2014 से आप लोगों को मालूम होगा यूपी में ऑनलाइन FIR होती है. वो FIR डेटा कलेक्ट करके हमको दिया गया. एवरी डे, एवरी मंथ दे आर प्रोवाइडिंग अस, and we are analyzing all the 75 districts are according to zones. अभी एग्जाम्पल देकर मैं बताऊंगा, रेंजेस एटसेट्रा. तो आई वॉज डिलीवरिंग लेक्चर, DGP बैठा हुआ था, OP सिंह नाम शायद सुना होगा आप लोगों ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बैठा हुआ था हमारे लेक्चर में. तो वो बोलने लगा मेरा डेटा पांडे सर नॉर्मल होता है पुलिस का. हमने कहा पुलिस और पुलिस का डेटा नॉर्मल हो, बट डांट दिया. मैं किसी डरता वरता नहीं हूँ, चाहे प्राइम मिनिस्टर भी हो ना, मेरे लेक्चर में कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि इतना डीप मैं अपनी स्टडी पे घुसा हूँ. मैंने कहा बैठ जा. व्हाट आई डिड, ओके इट्स फाइन, माय ट्रेन इज रनिंग लेट 40 minutes, तो आई विल शेयर वन मोर आइडियोलॉजीज. बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं कि ये प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंसेस मैं बता रहा हूँ. तो मैंने कहा OP सिंह में तू बैठ, दिखाता हूँ. मैंने बॉक्स प्लॉट बनाया 75 डिस्ट्रिक्ट्स का. जब बॉक्स प्लॉट बनाया तो पता चला एक डिस्ट्रिक्ट जो है आउटलायर की तरह, जो अभी बात मैंने करी, वो बाहर आ गया. दैट इज देवी पाटन, आई थिंक. तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, 74 का बना के देखिए. उसको डेटा को हटा दिया. 74 में बनाया तो रायबरेली निकल आया. फिर बनाया, फिर 2 निकल गए, और 2 ही, और सीतापुर. यू विल सर, अब उसका चेहरा जो है वो यूं होता गया.
मैंने कहा अभी तेरा और नीचे कर, तुम्हारे जैसे आईएएस आईपीएस को पता नहीं कितने जिंदगियों को मैंने पढ़ा के निकाल दिया। तो बड़ा इन लोग पुलिस वाले बड़ा रिजिड होते हैं ना, अपने आगे सुनते नहीं। और डीजीपी उत्तर प्रदेश का, यू विल सरप्राइज कि आउट ऑफ 75 डिस्ट्रिक्ट्स ओनली 37 डिस्ट्रिक्ट्स आर बिकम द इंटरनल लैंग्वेज। अब ये क्यों हुआ? अब वो तो परेशान हो गया, तो हमने कहा यहां पर 10 किलोमीटर की दूरी पर आप शहर में ट्रेवल करो, शहर से ट्रेवल करो तो बोली और भाषा बदल जाती है। अभी आप अलीगढ़ से 20 किलोमीटर की रेंज पे कहीं बाहर चले जाओ, आपकी सीन बदल जाएगा, तो नेचर नहीं बदलेगा। दिस इज द रियलिटी। अब होता क्या है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ आउटलायर्स, वन इज मॉस्किंग एंड वन इज स्वैम्पिंग। मॉस्किंग में जैसे अमिताभ बच्चन वाला एग्जाम्पल मैं बता रहा था, 8 फीट का एक बच्चा बैठा हुआ है, वो झुक के बैठा हुआ है, मॉस्क पहन लिया, आउटलायर है लेकिन उसने मॉस्क पहन लिया और डाउनवर्ड, तो हमको दिखाई वो पड़ेगा। स्वैम्पिंग में अक्सर हम लोग जब क्लास ले रहे होते हैं तो दो बच्चे आपस में जब बात कर रहे होते हैं, विस्परिंग कर रहे होते हैं, तो हमने कहा गेट आउट, यही तो करते ना टीचर। तो वो हमको इधर ब्लैक बोर्ड की तरफ हुए, वो जो बाहर जा रहा है उसने दूसरे वाले के भी आंख मार दी कि अब तो मैं निकल रहा हूं, तू भी कर। दैट इज कॉल्ड स्वैम्पिंग मेथड। जब दूसरा निकलेगा तो फिर मैं टीचर जब टुवर्ड्स दिस हुआ, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अब एक और आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। लखनऊ के पास एक जगह है, आपने डायल 100 का नाम सुना होगा। अब तो 112 हो गया है, काले रंग की गाड़ी होती है। एक स्क्वायर पे चौराहे पे उस गाड़ी को 14.3 मिनट्स के लिए रुकना है। दिस आई गॉट, मैंने उनको बताया, और पूरी उत्तर प्रदेश का। लेकिन वो पुलिस वाले आपने देखा होगा, वो नीम के पेड़ के नीचे लगाए अपना सो रहे हैं। आफ्टर दिस टाइम दे हैव टू मूव ऑन द अनदर क्रॉसिंग, सिग्नल पे चले जाना चाहिए, जिससे कि क्राइम का कंट्रोल। एक एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, कैसे आउटलायर हम लोग पकड़ते हैं। मोहनलालगंज एक तहसील है, जैसे यहाँ से अलीगढ़ 20 किलोमीटर लखनऊ के पास। तो एक ओल्ड लेडी अपनी डॉटर इन लॉ को, बहू को, चारपाई में रस्सी से बांध के पेट्रोल का तेल डाल के माचिस लगाने वाली थी। तो उस डॉटर इन लॉ के हाथ में मोबाइल होगा, उसने 100 जो डायल कर दिया, पुलिस की। अब पुलिस वाले आ गए। देखिए कैसे सिचुएशन डेटा का हम लोग टॉर्चर करते हैं। वो आ गया, डायल 100 की गाड़ी बाई चांस पुलिस वालों ने सुन ली, वो आ गई, उसका जो रस्सी वस्सी था वो सब हटाया, उसको डाटा वाटा भी, जानदा से ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारी मदर इन लॉ तुमको ये करे, और बुढ़िया को भी थ्रेट किया। 4-5 घंटे लगे, बट FIR वाज नॉट लॉन्च्ड। अब आप ये देखिए, स्टैटिस्टिकली देयर इज ए नो रिकॉर्ड, बट पुलिस का मूवमेंट तो हुआ, लेबर लगी, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज एन आउटलायर। अभी कोई गर्ल हमारी यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकल रही है, 4 ईव टीचर उसके पीछे लग गए। अब उस बेटी ने जो है मोबाइल पे 100 नंबर डायल कर दिया, तो पुलिस तो आ गई। लड़के को उसने चाटा मारा, लड़की को, बट लड़की नेवर यूज टू लॉस FIR, बट डायल 100 के ऑफिस में दैट डेटा इज देयर। दिस टाइप ऑफ डेटा इज आउटलायर। एक और एक्सपेरिमेंट, बनियान ट्रीज आप लोगों ने देखा होगा, बरगद का पेड़ यहाँ बहुत। हमने अपने एक रिसर्च स्टूडेंट से ये आउटलायर डिटेक्शन की थ्योरी पे नॉर्मल काम कराया था, 2015 या 14 में सर डिवर्ट हुआ था। वो जो बरगद का पेड़ होता है, बनियान ट्री के नीचे लीव्स उसकी गिर जाती, पत्तियां, और काफी दिन तक क्लोरोफिल होता है, होती है। तो मैंने वो 15, उससे कहा 50 लीव्स जो है तुम बटोर के ले आओ, उसका डायमीटर, उसका लेंथ, ब्रेथ, उसकी थिकनेस, स्क्रू से सब मेजर करा के 5-6 पैरामीटर्स मैंने
रजिस्टर में रिकॉर्ड करा। फिर मैंने अपने स्टूडेंट से कहा कि तुम 5 या 6 लीव्स इस पेड़ से मिलते जुलते किसी ट्री की ओर लाओ। तुमने सर पीपल एक ऐसा पेड़ है जिसकी लीव्स बरगद की पेड़ से मिलती जुलती है, तो ले आते हैं। तो हमने कहा ठीक है तुम ले आओ। वो ले आया। अब उसी 55 में वो 5 और समझ लीजिए मिक्स कर दिया गया और उसका भी रिकॉर्ड सब हमने कर दिया। अब उससे मैंने बेटी से स्टूडेंट से पूछा, बेटा अब तुम इसमें से छाट के दो। तो उसने फटाक से छाट के निकाल दिया। ये 5 जो है वो पीपल की है, 55 जो है बरगद की है। हमने कहा इसको डस्टबिन में डाल के आग लगा। अब हमारे पास खाली डेटा है। अब उस ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा यू ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट आर दोज 5 केसेस। दैट इज द हाउ वी टॉर्चर द डेटा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर स्टैटिस्टिक्स एंड सॉफ्टवेयर दैट इज डन आई डिड बाई एसपीएस। एक अभी और एग्जाम्पल बताएंगे। एनीवे दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड करस्पॉन्डेंस एनालिसिस की जो इंटर डिपार्टमेंटल मेथड्स होते हैं। आप लोग ने ट्रेन से जर्नी करी होगी। ट्रेन से जब हम लोग आते हैं जो क्या कहते हैं, तो एक तरफ प्लेटफॉर्म होता है जिधर हम, कभी आप प्लेटफॉर्म के अपोजिट डायरेक्शन पे देखिए, उधर क्या होता है, सिग्नल्स होते हैं और पानी बह रहा होता है उस साइड में। जब ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पर, तो जहां पर S1 कोच होता है बोगी उसी जगह पे लग जाती है, जो कोच होता है E1 E2 जो भी B1 B2, उसी के हिसाब से हम लोग अपना जहां पे रिजर्वेशन होता है वहीं पे खड़े हो जाते हैं। ड्राइवर वो लेफ्ट राइट साइड प्लेटफॉर्म की तरफ कहीं नहीं दिखाई देता है, लेफ्ट साइड देखता है। वो सिग्नल्स वहां पे लगे रहते हैं, लाइट छोटी छोटी देखे होते हैं, दे आर सिग्नल्स एंड थ्रू सिग्नल्स ही इज गेटिंग इंफॉर्मेशन की ट्रेन की स्पीड ऐसे रखती है। दादर अमृतसर एक्सप्रेस 2013 की घटना, पता नहीं आप लोगों को याद हो या ना हो। बॉम्बे विटी में 4:55 पे दादर अमृतसर एक्सप्रेस को वहां पहुंचना था। जो ड्राइवर था सम बुजीर रहमान करके उसका नाम था, 39 इयर्स इरेगुलर सर्विस करने के बाद वो ट्रेन को लेके जा रहा था, इटारसी से लेके चला। ही वॉज सो हैप्पी बिकॉज दैट वॉज हिज लास्ट वर्किंग डे इन द इंडियन रेलवेज। मतलब वो रिटायरमेंट का डेट था। और कभी भी जनरली जो लोग ड्राइवर्स या लोको पायलट होते हैं, ये स्मोकर्स होते हैं या ड्रिंक विंक करने की हैबिट्स इनकी पड़ जाती है, ही नेवर डिड इट। 2 डॉटर थी उसकी, एक बेटा था। दे वर इन बेल्जियम और बहुत अच्छे वो पढ़ रहे थे। एनीवे व्हाट हैपेंड विद दैट टाइम कि एक तो ऐसा होता ना, जैसे अलीगढ़ में तो स्टेशन आपने देखो इधर से ट्रेन आई यूं निकल जाती है। लखनऊ एक ऐसा होता है कि ट्रेन आती है फिर रुक जाती है और फिर वापस इंजन जाता है, तो डेड एंड हो जाता है, जैसे लखनऊ में 2 है। वो बॉम्बे विटी की स्टेशन में उसने पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, 4:55 पे एग्जैक्ट अराइवल पे उसने ट्रेन पहुंचाई और चढ़ा दिया। यू इमेजिन कि शाम को 5 बजे बॉम्बे विटी जैसे जंक्शन में कितनी क्राउड होगी। 27 कैजुअलिटीज हुई, 27 लोग मरे थे। और रेलवे बोर्ड का डिसीजन था कि इसकी अब उसको सस्पेंड कर नहीं सकते थे, टर्मिनेट कर नहीं सकते थे। उस दिन उसका रिटायरमेंट था। उसके फैमिली मेंबर्स वगैरह गार्लैंडिंग वगैरह लेकर, होता है ना जैसे हम लोग जब रिटायर होते हैं या जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, फैमिली मेंबर्स और जो पुलिस होते हैं वो सब लेके खड़े थे, तो वो क्रॉस कर रहा था। तो इंडियन रेलवेज ने डिसीजन जो लिया रेलवे बोर्ड ने कि सारा उसके जो पेंशनरी बेनिफिट्स थे वो सारे चेक कर दिए गए, रोक दिए गए कि अब इसको कुछ नहीं मिलेगा। और तो कुछ नहीं हो सकता था। उसके फिर वो 2017 में 15 में शायद सीएजी ये गया कैट में, जो ट्रिब्यूनल एक्ट इनका होता है, केस लड़ा गया।
मैं इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री में साइकोटेक डिवीजन में एक्सपर्ट मेंबर भी हूँ। फाइल अब हमको रेलवे के रूल नियम से क्या आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, व्हाई यू डिड सो ये कहते हैं हम लोगों के पास है। तो एक सॉफ्टवेयर है जो ये बहुत यूज़ करते हैं आपके एसएम खान साहब यार, टेक्स्ट एनालिटिक्स। तो हमने रेलवे से ये मांगा कि आप दिखाइए करस्पॉन्डेंस एनालिसिस का एग्जाम्पल रियल लाइफ का हम आपको बता रहे हैं। वो जब लिया तो उसको टेक्स्ट एनालिटिक्स, उसको पहले हिंदी मिक्स मराठी मतलब वो लिखा हुआ था, उर्दू हिंदी, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया और करवाने के बाद आई डिड इट, मतलब उसको डाला गया टेक्स्ट एनालिटिक्स में। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वाइडेड लाइन आ गई। एक्चुअली जो रहमान था उसका जो ओल्ड मदर इन लॉ थी वो विडो थी और कड़कस बुढ़िया थी। गांव में होती ना बहुत सी बुढ़िया जो हर समय कड़ 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 कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं मतलब। तो एक्चुअली शी वाज आल्सो स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन वाज कमिंग। तो फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उस रहमान का नजर उस लेडी पे पड़ गया। तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि यार बिना 39 इयर्स इंडियन रेलवेज की सर्विस, बिना ब्लॉटलेस के, बिना कोई दाग लगे हुए मैंने करी, और फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल लिव विद हर। ये मेरा जीना मुश्किल कर देगी, होता है ना ये। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही लेफ्ट साइड वो सिग्नल क्रॉस कर गया और he fired. Then I explained this theory of correspondence analysis to government of India in Indian Railways, और अभी 2022 में उसके सारे ड्यूज है उसको दे दिए। दिस इज द ब्यूटी दैट हाउ वी प्ले आवर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये नहीं कि हम खाली अपनी एनालिसिस कर लें या अपनी रिसर्च कर लें। So that's why I am sharing these type of various examples, which is very important for this multi-dimension scaling and others. तो जो लोग कहते हैं ना सिमिलरिटी, वो उस बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पे आपको बताया जाएगा। स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन, कैंडलस्टाउ। अब तो नए वर्जन में कैंडलस्टाउ ए, कैंडलस्टाउ बी एटसेट्रा भी आ गया है। सर ट्रेन लेट है तो हम लोगों ने थोड़ा इन लोगों से कर दिया, ये कहते हैं। So the correlation analysis enable us to have an idea about the degree and the direction of the relationship between the two variables under study. And you know that the range is from -1 to +1 as I did in SPSS. थोड़ा switch over कर देते हैं। This is the very important. Most of the times the causation effect are not being there whenever we compute the correlation. Therefore, change in A causes change in B is one of the cause, जैसा भी example में मैंने आपको बताया। The other one is that changes in both A and B are caused by the changes in third variable C, and confounding changes in B are caused both by changes in A and by changes of third. There is a one data analysis in Sweden 1960 से 1970 तक का। उस कंट्री में वहाँ पर एक स्टोक बर्ड होती है, लंबी चोंच वाली चिड़िया जो कि कहते हैं। उस कंट्री की स्टैटिस्टिक्स का जो मेन राइटर है उसने कोरिलेशन निकाल रखा है, और वो ये है कि दैट जैसे वहाँ पर वो खत्म होती है, मतलब जो बर्ड थी स्टोक बर्ड की, जैसे अपने कंट्री में विलुप्त हो रहे हैं ना, क्या विलुप्त हो रहे हैं मालूम है? कौन सा बर्ड? साइबेरियन क्रेन अपने यहाँ का वल्चर। वल्चर क्यों कम हो रहा है? कभी जानने की कोशिश करी? जो हम लोग मिल्क लेते हैं, हमारे आपके घर में जो मिल्क आता है सुबह 1 लीटर 2 लीटर या 3 लीटर,
जो मिल्कमैन है वो बफेलो को सवेरे के ऑक्सीटन का इंजेक्शन लगाता है एक शाम को, दिन में 2 महीने में 60, साल में 720, 3 साल तक जब तक वो भैंस गैस बफेलो दे रही है उसने दे दिया। आखिर में उसने स्लाटर हाउस में जब दूध देना बंद कर दिया, स्लाटर हाउस वाले ने क्या किया, उसका ये स्किन और जो भी अदर आइटम्स थे वो यूज कर लिया और कमर्शियल फ्लैश बाहर बेच दिया। वल्चर्स ने उसको खाया, वो फर्क हुआ। अब आप ये समझिए इतनी डेंजरस चीज हम लोग ले रहे हैं। दिस इज द स्टडी इन आवर कंट्री। सिमिलरली सबसे डेंजरस चीज हम लोग क्या ले रहे हैं मालूम है आपको? मिल्क तो मैंने बता दिया, टाटा का साल्ट, नमक। कहते हैं ना अभी हम लोग रेस्टोरेंट पे जाते हैं, भाई टाटा का नमक लाओ, और रॉक सॉल्ट खाना चाहिए। 2000 की एक स्टडी है, हम भी उसमें पार्ट थे, केजीएमयू की लखनऊ में थे। इंडिया में 67 में एक प्रकार की बीमारी हुई थी, ग्लॉटर बोलते थे, घेंगा, एक पर्टिकुलर रिवर लोकेलिटीज में आयोडीन की कमी से हुई थी। उसको कम करने के लिए, मतलब उस डिसीज को करने के लिए आयोडीनाइज टाटा नमक बनाया गया। एंड वी आर, अब वो बीमारी तो इंडिया से कब की गायब हो गई, लेकिन हमारी गवर्नमेंट या टाटा कंपनी, आप ये समझ लीजिए, वी आर स्टिल कंज्यूमिंग इट। एंड बिकॉज ऑफ दैट, जो आज हमारी कंट्री में लेडीज को, स्पेशली नॉर्थ इंडियन लेडीज को 40 की एज पे थायराइड जैसी बीमारी हो रही। दिस इज द वन ऑफ द रीजन। भाई जिस चीज की हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली जरूरत ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उस चीज को हम क्यों ले? तो दैट इज द कोरिलेशन विच वाज 0.925 significantly relate, मतलब given in our statistics book, that this, and second example from 1992 to 2000 in the American Senate, number of Senate members of Republican parties जो है जैसे जैसे बढ़ते कम होते जाएंगे, नंबर ऑफ सन स्पॉट्स जो है वो कम होते जाएंगे। दिस इज टाइप ऑफ कॉल्ड स्पूरियस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। जब ये क्वेश्चन रेज किया गया 74 में, 74-75 में बाई स्टडीशियंस, तो उन्होंने इसका कॉज दिया है, यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि जो ओल्ड लेडीज थी, या वो सॉरी लेडीज तो थी, वो फार्मिंग का काम करती थी और अपने बेबी को साइड में पेड़ के नीचे रख देती थी, तो वो बर्ड आती थी और वो उड़ा के ले जाती थी, तो बर्थ ऑपले जो है वो खत्म हो रहा है। तो देयरफॉर व्हेनेवर यू आर गोइंग टू find out the correlation between the two variables or more than two, you just see whether there is a cause or not. Yadi cause and effect, that's why in the next line you just write a read line. Causation always implies correlation. Cause जब होगा तो हमेशा correlation exist करेगा, but correlation does not necessarily implies correlation. So this is the way that's why in our SPSS I try to have the bivariate calculation, correlation coefficient, which I worked out this. And this is the spurious type of correlations that then types of correlation आपको बताया जाएगा, positive and negative. If one is increasing, other is also increasing, one is decreasing, other one is increasing, then is negative, control rate. For example, positive correlation means water consumptions and temperature and steady times are grades. आपका टाइम यदि बढ़ जाएगा, बढ़ने का तो ग्रेड्स बढ़ेंगे। नेगेटिव यदि अल्कोहल कंजम्पशन आपका बढ़ेगा तो ड्राइविंग एबिलिटी आपकी कम होगी, लाइक दिस। Then simple and multiple. Then these are the various type of correlation coefficients. Third type is linear and non-linear, means that if this type of correlation you are having this. Then scatter diagram, एक ही यदि हम लाइन मिलती है इस तरीके की, लीनियर कंट्रोल, CLR मीन्स जो कि कहते हैं कंट्रोल ओवर द, जो कि कहते हैं क्लियरेंस ऑफ लीगल रिलेशनशिप एंड परफॉर्मेंस ऑफ पुलिस। ये
आपकी पॉजिटिव कोरिलेशन है कि कोरिलेशन बहुत हैवी आ रहा है। जैसे जैसे ये स्कैटरिंग ऑफ पॉइंट्स बढ़ते चले जाते हैं, लोग नहीं देखते, ये आपका +0.4 हो जाता है। देन नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स दैट डाउनवर्ड लाइन्स आर देयर एंड स्कैटरिंग ऑफ पॉइंट्स, जैसे आपका यदि परफेक्ट कोरिलेशन हो जाएगा -1 और +1 if all the points are and this is also this type of correlation. This is the actually हम लोग diagrammatic presentations नहीं करते हैं, तो if this type of things are there, then we say that it is a very heavy correlation. Then जैसे जैसे इसका dimension बढ़ता जाएगा तो ये हमारा circular हो जाएगा, then correlation coefficients की value कम हो जाएगी। पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट्स आप लोग वर्कआउट करते हैं, -1 से +1 डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव कोरिलेशन इंडिकेट करता है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन करता है। दो प्रकार की लाइन ऑफ रिग्रेशंस होती हैं, दिस रिग्रेशन ऑफ y और x, दैट फॉर वैल्यू ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ y x वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ y, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ y वी आर गिविंग द वैल्यू। So whenever we have bivariate data, we always have two regression lines. इसका interpretations and now R square आप लोग बहुत वर्कआउट करते होंगे या आगे आप R square is actually this is the line and through this line we are this is the actual values of x1 and these are the values of y and from these x1, x2, xn values we are calculating the value of y by this equation. That is this. Most of the times the correlation in this R square is known as a square of the correlation. That is not. It is nothing but the covariance between the dependent variable and the estimated value of this variable. That is the very important aspect. That is nothing but the explained variation in the data divided by the total variation in the data. Just see this example. Here, one person has calculated 0.6. In the same data, one person has calculated as 0.3. यानी कि देखने में ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति का कोरिलेशन इसका हाफ है ना, 0.6 का, लेकिन यदि आप स्क्वायर करेंगे 0.36 एंड 0.09, यानी कि फर्स्ट केस में 36% ऑफ द टोटल वेरिएशन इज एक्सप्लेन्ड, वेयर इन द सेकंड केस 9% ऑफ द टोटल वेरिएशन इज एक्सप्लेन्ड। तो देयरफॉर व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग द आर स्क्वायर you do it through this thing. I have just taken an example of 8 zones, number of FIR मर्डर की जो हुई है और डकैती की FIR हुई है, उसके हमने ये वर्कआउट किया है to find out the correlation coefficients. तो ये 0.76 निकला हमारा, और अब ये पुलिस वालों को ये इक्वेशन हम बताते हैं। Regression of y means murder, this x is डकैती. Just see the regression coefficient 1.6. But I try to convince them कि यदि आपको कहीं पर डकैती की खबर आई है किसी थाने में, तो you will also have to send the person or involved forensic experts for murder. But if you are getting such type of regression equation 0.36 कि कहीं पे मर्डर हुआ है, तो डकैती वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को भेजने की जरूरत नहीं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। आप समझ रहे हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के बेस पर हाउ स्टैटिस्टिशियन सजेस्ट द पुलिस ऑफिसर्स कि यदि ये सिचुएशन आ रही है तो इसका मतलब वहां पे डकैती की इंफॉर्मेशन मिली है, तो फॉरेंसिक टीम जो मर्डर वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनकी भी टीम आप भेजिए। लेकिन यदि मर्डर हुआ है तो डकैती वालों की टीम को भेजने की जरूरत नहीं है। दिस इज द वे दैट हाउ वी कैलकुलेट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रैंक कोरिलेशन, जस्ट आई कट इट। एंड ऑलवेज पियर्सन्स कोरिलेशंस coefficients comes out to be more than Spearman, but the directions are
same. If it is positive, then this will be the positive. There is a one formula of correction factor which is given in Garrett's book. Psychology वाले अधिकतर होंगे, आप या sociology वाले तो they are using Garrett's book. There is 1/m square minus 1 into m minus 12. If that factor will be included, correction factor in this, then you will get exactly this correlation coefficients. Now, what is the regression analysis? Regression analysis का जो अभी मैंने regression बताया SPSS में, उसके बारे में बस 5 minutes के अंदर मैं common type of analysis, compare groups. अभी जो compare groups हम लोगों ने करा था, इसमें मेल फीमेल स्मोकर नॉन स्मोकर इन सब का कंपेयर मींस किया था, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का वन वे एनोबल का, फिर एग्जामिनिंग स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, मल्टी बाईवेरिएट की बात अभी हम लोगों ने करी थी, फिर मल्टीवेरिएट की बात हमने नहीं करी. तो दिस वन, व्हाट डज रिग्रेशन एनालिसिस डू? रिग्रेशन एनालिसिस करती क्या है? एग्जामिन, it will examine whether the changes are differences in values of one variable, that is called our criterion variable or dependent variable, are linked to changes of different variable, one or more other independent variables. Relationship between area crime rate or police personnel X1 and gender X2 for distinct who have the same level of education, work experience, position level. Now you see that here dependent variable or criterion variable is metric, while independent variable number of person male or female may be not metric, metric or non metric. So now my question, central questions are, is area crime rate is a function of these two variables? Is there a relationship between Yx1 x2? In what way? If there exists such type of relation, what is the relative impact of each x on holding other variables? They are treated as a constant, all other x is equal. Just see. Do value of y tends to increase or decrease as the values of x1 and x2 घटती है या बढ़ती है? तो क्या होगा? यदि ऐसा है, then question is that by how much and how strong the connection or relationship between these. The objective, therefore, the regression analysis in the sense is about estimating values of y using information values of x. Estimation by definition involves the objectives, the minimization of error to compute estimates that are as close to the true or actual value as possible. This is the main importance जो R square की बात हम करी थी वहां पर, adjusted R square and R square. What is the simplest way to obtain an estimate for some population characteristics? जो पुलिस वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, उसी का मैं यहाँ पर दे रहा हूँ. Regression analysis can be viewed as a technique that can significantly improve the accuracy of estimation result relative to change using. I have taken 8 zones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Number of FIRs murder की कितनी क्या हुई, वो रिकॉर्ड हमको मिला और इसका एस्टिमेट निकाला तो 8 से डिवाइड कर दिया, that comes out to be this. This is the, now error in estimation कितना हुआ, जो एवरेज वैल्यू थी उससे हमने सबका डेविएशन ले लिया, कुछ प्लस आए कुछ माइनस आए. लेट्स नाउ सी दिस ग्राफिकली. ये डिफरेंट जोन्स थे हमारे और ये डिफरेंट वैल्यूज हमारी ओवरलैप. दिस इज द actual zone value, this is the estimated value, this is the estimation error for first zone, this is the second error. इस एरर का टोटल एस्टिमेशन एरर फॉर 8 जोन्स को यदि हम कंबाइन करेंगे तो वो इतने क्या आया. दिस सम यदि हम डेविएशंस को लेंगे दैट कम्स आउट टू बी 0, क्योंकि कुछ प्लस हो जाते हैं
कुछ माइनस होते हैं, ये हम लोग पढ़ाते भी हैं मैथमेटिक्स में, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस कम्स आउट टू बी, इसलिए हमने क्या किया, इनका स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर करके टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स निकाला इंस्टेड ऑफ समिंग दिस. This comes out to be like this value, sum of square due to total for all 8 zones in the sample when using the mean as an estimate. Now, what was our objective? That was minimizing the error or maximizing the precision. My question is that, can we cut down the amount of estimation? If we can, then how? Yes, we can. कैसे यूज कर सकते हैं? By using information about another variable, which is suspected to be strong predictors strongly related to number of FIRs processed by the zone. For example, number of डकैतीज, number of loot, number of rape. ये मैंने पुलिस वालों से कहा कि आप इसका डेटा मुझे आप दीजिएगा जो एसोसिएट कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको दिया, तो हमने मर्डर के साथ साथ में FIR कर लिया. फिर उसी को हम प्लॉट कर रहे हैं. ये हमारी एस्टिमेटेड लाइन है, जो बेस लाइन. क्वेश्चन, डज द मीन appear to represent the close estimate to actual FIR number of डकैतीज. अब एक लाइन हमने बनाई, नंबर ऑफ डकैती एक्स एक्सिस में लिया, FIR इसमें लिया, तो हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ FIRs ऑफ मर्डर इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डकैती. तो एक लाइन हमारी ये बनकर आई. किसी दूसरे स्टडीशियन ने या आप में से किसी दूसरे ने ये दिया, किसी तीसरे ने ये दिया, नंबर ऑफ इक्वेशंस हम बनाते चले जाएंगे. The idea is that which one is supposed to be the best. Then that is the idea that is called regression line. और इस regression line को fit कर दिया जब हमने इसमें, तो all the points जो हमारे line पर आ गए. Regression line will minimize this total sum of squares y minus y cap square this by this. और इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन जो हम लोग थ्योरेटिकली करते हैं, यहाँ पर हमने आपको एस्पेसस के बैकग्राउंड में वो फॉर्मूला हमारा ये रहता है a प्लस बी एक्स के फॉर्म पर, और ये वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं. इसको इस तरीके से हमने यहाँ पर मैनुअली कैलकुलेट करके आपको दिखाया कि ये y बार निकलता है, फिर x बार, मीन ऑफ दैट, फिर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर स्क्वायर. ये दिस इज द, जब सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करते थे तो मैनुअली हम लोग करते थे. जो अभी मैंने करके दिखाया वो सब ऑटोमेटिकली इसके पीछे बिहाइंड द कर्टन ये सब चीज़ें हमको दिखाई देती हैं. ये रिग्रेशन लाइन हमारी बन गई, ए और बी की वैल्यूज निकल कर आई. दिस वैल्यू को जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये आया. व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट एंड दिस वन इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट. यदि हम इस लाइन को दोबारा प्लॉट कर दे रहे हैं यहाँ पर, दिस वन इज द लाइन. नाउ अगेन देयर इज अ क्वेश्चन by the police officer that can we tell how much estimation error we have committed by using this new regression line? Yes, we can do that. इस मर्डर की FIR नंबर ऑफ डकैतीज पे थी, इस रिग्रेशन लाइन की वैल्यू जब हमने यहाँ पे रखा तो ये रिग्रेशन एस्टिमेट्स आए और ये एरर्स हमने निकाली. नाउ दिस कम्स आउट टू बी This is known as sum of squares due to error, जो हमारी यहाँ पर एरर के रूप पर आई थी, जिसको हमने एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ में एसोसिएट किया था. टोटल बेसलाइन में क्या डिफरेंस आया? इतना पहले था, अब एक वेरिएबल को लेने पर इतना हो गया. तो दिस इज द डिफरेंस विच इज नोन एज सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेजिडुअल और रिग्रेशंस. क्वेश्चन कि कितना परसेंट हम ज्यादा एक्सप्लेन कर पाए, व्हाट परसेंट ऑफ एस्टिमेशन एरर हैव वी एक्सप्लेन यूजिंग दिस रिग्रेशन मॉडल, दैट इज दिस अपॉन दिस, दैट इज ऑलमोस्ट 60%. व्हाट इज दिस 60%? जो मैंने आर स्क्वायर की डेफिनेशन बनाई. तो आर स्क्वायर इज नथिंग बट दिस. नाउ क्वेश्चन इज दैट we have now in a position to explain the 60% of total explanation in the data.
But what about 40%? The question is that what does the remaining 40% represent? Then again, I asked the police officers to give me some more dependent variable which are associated with this type of situations. तो R square के बारे में मैंने ये बताया, it is the percent of estimation error. अधिकतर जो एग्जाम्पल मैंने वो बताया था, दैट इज द यूनिक एग्जाम्पल 0.3 एंड 0.6 वाला। स्क्वायर करने पे अधिकतर जब हम वाइवा हम लोग पूछते हैं या क्वेश्चंस इंटरव्यू में लेते हैं, लोग कहते हैं इट इज द स्क्वायर ऑफ द कोरिलेशन, व्हिच इज नॉट। देयरफॉर आर स्क्वायर is the indicates how much better we can predict y from the information about x rather than by this. And this is the just 5 minutes. फिर हमने एक और वेरिएबल नंबर ऑफ रेप केसेस को ऐड किया। दिस इज 3 डायमेंशन कर्व है जिसको हमने आपके लिए बना के कोशिश करी थी कि नंबर ऑफ डकैतीज लिया, फिर नंबर ऑफ रेप केसेस लिया और फिर नंबर ऑफ एफआईआर को इस तरीके से लिया। फाइनली ये रिग्रेशन प्लेन की इक्वेशन बनेगी और फिर हमारी ये रिग्रेशन हमारी इस तरीके से बनी। ये आप ध्यान दीजिए 0.76 जो है वो वहीं पर आती है। फिर इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि एमंग जोन्स एन इंक्रीज 64% हो गया है एक वेरिएबल के बढ़ने पर। रेस्ट कैसे बढ़ेगा और कम किया जा सकता है, तो द रिमेनिंग 36% के लिए फिर हम ये कह रहे हैं कि कोई और वैल्यूज एक्सप्लेन करनी चाहिए। तो नंबर ऑफ लूट केसेस को भी हमने इनकॉर्पोरेट किया। जेनरिक इक्वेशन ऑफ लीनियर पेन हमारी ये बनी, दिस व्हाट इज ड्यू आर स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 70%। यहाँ पर देखिए जब हम रेप केसेस को जोड़ा तो सिर्फ 60 से 64% आए, लेकिन जब हमने उस केस को जोड़ दिया रेप लूट को तो 75% नंबर ऑफ रिमेनिंग 25% का मतलब है और भी इसी तरीके के एसोसिएटेड वेरिएबल्स को हम लोग ऐड करते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग। एंड लास्ट में ये 2 बुक्स हैं, अभी हमने लेटेस्ट देखी है सबाइन लैंडाउ एंड ब्रेन इरविट की, जो एस्पेसस की बड़ी अच्छी वर्क बुक है, और ये जीए मॉर्गन की पीडीएफ सब जगह अवेलेबल है। इसकी तो मैंने पीडीएफ नहीं देखी है, चैपमैन एंड हॉल की। दिस वन इज वेरी बेस्ट बुक। एंड नाउ फ्रॉम माय साइड आई एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन